Welcome to my channel, guys. आज का टॉपिक है भारत परिषद अधिनियम 1919 और इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू उस समय सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। 1919 के अधिनियम में बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान किया गया था केंद्रीय स्तर पे। केंद्रीय स्तर मतलब सेंट्रल स्तर, मतलब हमारे देश के स्तर पे किया गया था। 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर के प्रावधानों को देखते हैं। केंद्र मतलब क्या होता है? सेंट्रल मीन्स हमारा देश का जो सेंट्रल है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी बात हो रही है। यहाँ पे है द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान आया था। ये द्विसदनीय विधानमंडल क्या है? द्विसदन मतलब दो सदन का जो प्रावधान है, अभी जो हमारा लोकसभा और राज्यसभा चलता है, वो 1919 के ही अधिनियम से आया था। क्योंकि इससे पहले ओनली लोकसभा का सिस्टम चल रहा था, लेकिन 1919 के अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्यसभा दोनों का प्रावधान आया, मतलब द्विसदनीय विधानमंडल लागू की गई। और ये जो लोकसभा और राज्यसभा चल रही है, इसकी शुरुआत 1919 से ही हुई थी। लोकसभा को हम लोग बोलते हैं निम्न सदन और राज्यसभा को हम लोग बोलते हैं उच्च सदन। राज्यसभा कभी भंग नहीं होगी, इसीलिए इसको उच्च सदन बोला गया, और लोकसभा हर 5 वर्ष पे भंग हो जाती है, इसीलिए इसको निम्न सदन बोला गया। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया और केंद्रीय विधानमंडल का कार्यकाल 3 वर्ष का रखा गया। मतलब सेंट्रल में जो गवर्नमेंट थी उसका कार्यकाल 3 वर्ष और राज्य में 5 वर्ष निर्धारित किया गया। प्रांतीय द्वय शासन। प्रांतीय द्वय शासन था क्या? तो प्रांत में जो है सब्जेक्ट्स को 2 भागों में विभाजित किया गया था, उसी को कहते हैं द्वैध शासन। तो शासन कैसे होता था, चलिए इसको समझते हैं। इंडिया में सेंट्रल लेवल पे द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई थी। तो द्विसदनात्मक विधायिका जो थी उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों थे, और प्रांत जो था, प्रांत के जो भी सब्जेक्ट्स थे उसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया था। तो प्रांतों में जो 2 भागों में उसके सब्जेक्ट्स को बांटा गया था, उसी को कहते हैं द्वैध शासन। जो द्विसदनात्मक विधायिका थी वो सेंट्रल लेवल पे थी, और ये प्रांतीय द्वय शासन जो थी वो प्रांतीय स्तर पे थी। तो चलिए देखते हैं इसमें शासन कैसे होता था। गवर्नर जनरल जो थे वे 2 स्तर पे काम करते थे। सब्जेक्ट्स को 2 भागों में बांटा गया था, एक था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। जो भी सब्जेक्ट में पावर और कंट्रोल दोनों आ रहा था वो थे आरक्षित विषय। ये जस्ट हम लोग याद करने के लिए ध्यान में रखेंगे कि जिस भी सब्जेक्ट में पावर और कंट्रोल था वे थे आरक्षित विषय, और इसको गवर्नर जनरल अपने कंट्रोल में रखते थे। और पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स थे वे भारतीय मंत्रियों के अधीन कर दिया जाता था। अगर हम लोग आरक्षित विषय की बात करें, आरक्षित विषय में कानून व्यवस्था, न्याय, भू राजस्व, सिंचाई, वित्त, जेल कारागार से रिलेटेड सब्जेक्ट्स, और हस्तांतरित विषय में पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय स्वशासन, सहकारिता, पीडब्ल्यूडी, इस टाइप के सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। तो इन सब्जेक्ट पे डिसीजन कैसे होता था? तो गवर्नर जनरल जो थे आरक्षित विषय को अपने कंट्रोल में रखे हुए थे, और गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी वो जो है आरक्षित विषय पे गवर्नर जनरल इसके साथ मिलकर के निर्णय ले लेते थे। और जो हस्तांतरित विषय था, हस्तांतरित विषय पे गवर्नर जनरल भारतीय मंत्रियों के साथ मिलकर निर्णय लेते थे। जैसे कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, जैसे सेना से रिलेटेड कुछ है या कानून व्यवस्था से रिलेटेड कुछ है, तो गवर्नर जनरल अपनी जो उनकी कार्यकारिणी परिषद है उसके साथ मिलकर के बैठते थे और डिसीजन लेते थे आरक्षित विषय पे, और वो वायसराय को भेज देते थे। और जो हस्तांतरित विषय थे उसमें गवर्नर जनरल भारतीय मंत्रियों के साथ बैठते थे और इन पे छोड़ देते थे छोटा मोटा डिसीजन, और फिर वो वायसराय को भेज देते। एक प्रावधान लाया गया था, जैसा कि हम लोग 1909 के अधिनियम में देखे हैं कि इसकी संख्या बढ़ा करके भारतीयों को शामिल करने के लिए 16 से 60 कर दी गई थी। लेकिन अब जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी उसमें भी भारतीयों को शामिल करने की बात कही गई, तो भारतीय भी खुश हो गए कि उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन भारतीय बोले कि कोई बात नहीं, हम लोग शामिल होना चाहते हैं, आप लोग मेजोरिटी में रहिए, हम लोग माइनॉरिटी में भी रहेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग शामिल होंगे तो हम लोग देखते रहेंगे कि क्या कानून बन रहा है, कैसे क्या है, नहीं है। तो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें अंग्रेज सदस्य 4 थे और भारतीय सदस्य 3 थे। तो जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन था, क्योंकि ये लोग मेजोरिटी में थे तो ये लोग खुद ले लेते थे, लेकिन भारतीय सदस्य को इसमें शामिल किया गया था, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद है निर्वाचन व्यवस्था। तो निर्वाचन व्यवस्था 1909 में ही आ गया था, लेकिन इसका विस्तार जो है 1919 के अधिनियम में किया गया। सीमित मताधिकार, अभी भी जो है कुछ ही वर्गों को मत देने का अधिकार दिया गया था। महिलाओं को भी मत का अधिकार मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1919 के अधिनियम के तहत महिलाओं को जो है मत देने का अधिकार मिला, और कुछ ही महिला मत दे सकती थी, ऐसा नहीं था कि सभी महिलाएं मत दे सकती थी। जो महिला अमीर थी
या शिक्षित वर्ग से आती थी या जिनके पास ज़मीन था, तो वैसी महिलाओं को बस मताधिकार का अधिकार मिला। प्रशासनिक प्रावधान के अंतर्गत देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए, जिसमें था लोक सेवा आयोग का बनना। तो लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। केंद्रीय आयोग का गठन जो हुआ उसमें 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, मतलब यूपीएससी। पर ये वीवीआई है। बजट का जो विभाजन है, प्रांतीय बजट और केंद्रीय बजट, इस दोनों को अलग किया गया। मतलब राज्य का जो बजट था और सेंट्रल का जो बजट था, इस दोनों को पहली बार अलग कब किया गया था? तो 1919 के अधिनियम के तहत ऐसा बोला गया कि गवर्नर जनरल जो है वो अपने प्रांत में अलग बजट बनाएंगे और सेंट्रल का अलग बजट बनेगा।